हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ये जो सीआरटी आज से शुरू हुई है ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करके आएगी बच्चों। इसके लिए आप एक बात बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि आप जो बच्चे हमारे नए हैं चैनल पर वो इस चीज़ को अगर सुन रहे हैं कि सीआरटी क्या है, चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट सीरीज हम लोगों की फिजिक्स केमिस्ट्री की स्टार्ट हो रही है आज से, जिसका पहला पेपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन में। और आपको बता दें कि इस चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट सीरीज जो हम लोगों की है सीआरटी बायो चल रही थी और फिजिक्स केमिस्ट्री का आज पहला चैप्टर टेस्ट है बच्चों। हमेशा पास्ट ईयर्स में बड़े बच्चों ने इसको लाइक किया है और बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट पेपर इसको दिया है और उनको बहुत फ़ायदा मिला। तो चैप्टर वाइज रिवीजन करने का अब समय आ गया है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। और जैसा आपको मालूम है हम लोग जिस मिशन पर हैं वो है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो बेटा पहला वाला क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बच्चों आपको मालूम है एसआई यूनिट अगर लेते हैं तो ये आती है पास्कल और ये कुछ यूनिट्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करनी है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, राइट बच्चों। तो बहुत आसान से कुछ क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है हम लोगों का, तो जो क्वेश्चन आसान से हैं उनको हम लोग आराम से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है एसआई सिस्टम में, सारे बच्चे देख लीजिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात बोल रहा है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो जैसे वहां मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ही यहां पर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए। तो बच्चों याद कर लीजिएगा, एक्चुअली ये है ओमेगा तो रेडियन पर सेकेंड आता है और ये एक और सेकेंड आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। जो ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इसमें आप एक बात समझ लीजिएगा कि सबसे पहले हम अल्फा इंटू टी लेंगे जो ई की पावर में है और जो डायमेंशन लेस है। मेरे प्यारे बच्चों जो ये डायमेंशन लेस है, अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 t -1, क्योंकि ये t है तो नीचे से ऊपर जाएगा -1। फिर आप अगर ये वाली बात करेंगे हम लोग तो v0 अपॉन और बेटा ये आ जाएगा अल्फा और ये है x का मतलब हो गया एक तरीके से दिस इज पोजीशन और पोजीशन का मतलब हो गया l। तो अगर हम यहां पर निकालेंगे तो v0 की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास अल्फा इंटू दिस यानी LT-1, LT-1। तो LT-1 बच्चों कौन सा आंसर आ रहा है हमारा? थर्ड का फर्स्ट वाला आ रहा है। LT-1 हो रही है v0 की और T-1 आ रही है अल्फा की, तो T-1 अल्फा की है, LT-1 v0 की है। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का तरीका, अगर स्टार्टिंग में 0 दिया है और डेसिमल नंबर है तो इधर से 0 वाला छोड़ दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 और अगर बाद में भी 0 होता तो काउंट कर लेते। तो कुल मिला के 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में डायमेंशन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बच्चों मालूम है F इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर वी। ईटा को निकालेंगे तो 6 ये आ जाएगा हमारे पास F अपॉन, ये डिपेंड करेगा R इंटू वी। F की डायमेंशन है फोर्स की डायमेंशन MLT-2 और R हो जाएगा L और ये हो जाएगा LT-1। बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ML-1 T-1। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ML-1 T-1। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बच्चों। v इज द स्पीड एंड r इज द रेडियस एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इनमें कह रहा है डायमेंशन लेस कौन सा होता है। एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है जब हम बैंकिंग पर निकालते हैं, है ना, तो tan थीटा इक्वल टू होता है v² अपॉन आर जी। तो ये तो हम बहुत से बच्चों को लर्न होगा, और अगर लर्न नहीं है तो मतलब ये एंगल हो गया ना, तो ये डायमेंशन लेस हो गया, तो v² अपॉन आर जी हमारा डायमेंशन लेस हो गया। तो मेरा आंसर तो यही आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का 2। लेकिन अगर आपको पहचानना है कि डायमेंशन लेस है कि नहीं तो इसकी हर किसी की डायमेंशन पुट करिए। जैसे इसको चेक करते हैं, LT-1 की डायमेंशन हम रखेंगे और नीचे RL आ जाएगा और बेटा G आ जाएगा LT-2। मेरे प्यारे बच्चों
ऊपर का डायमेंशन और नीचे का डायमेंशन देखिए सिमिलर होने जा रहा है, और नीचे भी L2 और बेटा T2, तो इसको हम लोग लिखेंगे M0, L0 और T0, यानी कि डायमेंशन लेस का पता करने का तरीका है पुट ईच एंड एवरी डायमेंशन और फाइंड आउट। ठीक, क्लियर, और ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। 7th नंबर पर रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया H अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया H की डायमेंशन होती है ML2 T-1, और बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है ML2 I इक्वल टू MR स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, T-1 बचेगा। दिस इज सिमिलर एज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के सिमिलर आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम, मोमेंटम में 100% एरर आती है, देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम सबको पता है P² इक्वल टू 2me आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू परसेंटेज एरर, किस में बात करते हैं, मोमेंटम की, तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर ऑफ मोमेंटम, और 2 और ये आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, पुटे मोमेंटम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालनी है आपको, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे मोमेंटम का डबल, मतलब 100 का 200 आ जाएगा। वैसे एक बात बताएं आपको, जो ऑप्शन के हिसाब से मैंने ये मेथड लगाया है, एरर मेथड जो होता है वो हम लोग का अप टू 10% ही वर्क करता है, अप टू 10%। ठीक है बच्चों, फिलहाल हमारे ऑप्शन तो इसी प्रकार के थे, तो लगा ही लिया। परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, और आपको लेंथ में दिया है 1% और बेटा ग्रेविटी में दिया है 2%। इसका मेथड होता है बेटा कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है आपका L अपॉन G, और होल बेटा आ जाएगा 1/2। तो डायमेंशन एरर इन टाइम पीरियड, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड अगर निकालना है तो हर क्वांटिटी की परसेंटेज एरर लेकर आप उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों, 1/2 और परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ प्लस 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ ग्रेविटी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, परसेंटेज एरर ऑफ ग्रेविटी और लेंथ रखेंगे तो ये आ जाएगा 1%, और बेटा ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1%, 2%। तो ये तो 1 आ गया, ये 1/2 आ गया, 3/2 आ गया, यानी कि प्लस माइनस 1.5 प्लस माइनस 3/2%। कोई ऑप्शन आ रहा है प्लस माइनस 3/2%, यानी थर्ड वाला हमारा आंसर बच्चों यहां से मैच कर रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर पे। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड 70 डाइन इन सेंटीमीटर इन MKS सिस्टम द वैल्यू इज। बच्चों बहुत ही शानदार है, N1U1 इक्वल टू N2U2 मेथड होता है। U जो होता है वो MT-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। जब हम बात करेंगे ये SI है, और ये बेटा क्या है, CGS है। निकालना क्या है, SI MKS है ना, MKS निकालना है, राइट बच्चों। तो N1 फाइंड करना है, N2 और U2 डिवाइडेड बाई U1। मेरे बच्चों N2 की वैल्यू कितनी है, 70, और U2 की वैल्यू क्या है, CGS वाली MT-2, नीचे भी MT-2, M1 T1 M2, M2 T2 और M1 T1। सॉल्व करेंगे 70, और बताइए CGS में मास ग्राम में, SI में मास किलोग्राम में। बच्चों सेकंड कैंसिल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों यहां पर बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है बच्चों, तो अब अगर 1000 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 70, और ऊपर है ग्राम, नीचे है 1000 ग्राम, और बेटा हमारे पास आ जाएगा 70 10⁻⁻3, और ये है हमारी वैल्यू। लेकिन हमारा कौन सा वाला आंसर सही है, चेक करते हैं। तो 70 0 हट जाएगा, पावर 2 आ जाएगा, सही आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कायदे से इसका आंसर
निकल आएगा आराम से। एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बच्चों एसआई यूनिट निकालनी है ना, तो आर इक्वल टू होता है पी वी अपॉन म्यू टी, और ये ऊपर हो जाएगा जूल। पीवी का मतलब होता है जूल, पी डेल्टा वी से निकालते हैं जूल, कुछ मत पुट करिए, प्रेशर और वॉल्यूम मत पुट करिए, पी डेल्टा वी से निकालिए पीवी, और नीचे आ जाएगा मोल, और बेटा आ जाएगा केल्विन। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, जूल पर मोल केल्विन। 11 का राइट आंसर है थर्ड। बच्चों एंगल इक्वल टू होता है आर्क, ये आर्क है और ये रेडियस है। तो हमसे कह रहा है एंगल सबटेंडेड एट द मून एट द पॉइंट गिवन है, रेडियन में आपको एंगल की वैल्यू दी गई है। हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, मून की डिस्टेंस यानी डी निकालना है। और बच्चों ये आपको मालूम पड़ गया, तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस यानी कैपिटल डी। कैपिटल डी इक्वल टू हो जाएगा आर्क डिवाइडेड बाई एंगल। बोलो आर्क की कितनी वैल्यू है बच्चों, हमें मालूम है पृथ्वी का डायामीटर यानी ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू आपको जो भी वैल्यू है 1.1276 10 की पावर हो जाएगी 7 मीटर, और नीचे आ जाएगा 3.32 10 की पावर आ जाएगी -2। सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3.8 के आसपास हमारा, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर मैच कर रहा है। बच्चों एक बात आपको क्लियर बता देते हैं, कुछ बच्चे आर्क इसको मानने की कोशिश करेंगे, जब बहुत बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं तो डायरेक्ट इसको भी मानकर काम चला सकते हैं, राइट। इसको ऐसा नहीं कि आधा सर्कमफ्रेंस, ये वाला आर्क हो जाएगा और ये वाला एंगल है, और ये निकालना है रेडियस, यही रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल। बढ़िया सवाल है, और राइट आंसर इसका पहला वाला आ जाएगा। द मीन डायामीटर ऑफ द thin brass wire to be measured by vernier calipers, which of the set of the diameter accepted yield to more reliable estimate। भैया more reliable मतलब जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा रिलायबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब सेट ऑफ 100 मेजरमेंट, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट उतनी ही ज्यादा। हम अपने प्रैक्टिकल में स्कूल में कितना एक्सपेरिमेंट करते थे, कितना ऑब्जर्वेशन करते थे, 3 या 5, यहां 10 करें और 100 करें तो बहुत अच्छा, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 का फोर्थ वाला ऑप्शन बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन, कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा एंगल, है ना। तो जो एंगल होता है डायमेंशन लेस, उन्होंने बोला ना सेम एज, इसका मतलब ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, ये भी है, तो डायमेंशन लेस लेना है बच्चों। डायमेंशन लेस का मतलब हो गया एंगल, एंगल किसी भी प्रकार का है तो हमारा आ जाएगा डायमेंशन लेस। एंगल की यूनिट तो होती है बट डायमेंशन लेस होता है। बेटा आपको निकालना है वेलोसिटी v ऑफ द वाटर वेव may depend upon the wavelength and density or acceleration due to gravity. The following relation is correct। मतलब वेलोसिटी डिपेंड करती है नंबर वन वेवलेंथ पावर a, डेंसिटी b, और बेटा ग्रेविटी c। वेलोसिटी मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, यहां पर हम लगाएंगे के, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। मेथड ये कहता है कि दोनों तरफ डायमेंशन पुट करिए, LT-1 M0 लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस है, एल की डायमेंशन हो जाएगी ए, वेवलेंथ है, डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी ML-3, और बेटा ये बी है, और सी, जी का मतलब है LT-2, बच्चों ये आ जाएगा सी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एम बी आएगा और एल ए प्लस सी आएगा, और टी जो हमारा एल देखिए ए माइनस का 3b और प्लस का सी, और टी कितना आ जाएगा माइनस का 2c। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सारी की सारी वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 0, डन, और माइनस का 2c आ जाएगा -1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और बेटा a -3b प्लस का c इक्वल टू आएगा 1। a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1/2 और ये 1, a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2, तो a 1/2, c 1/2, और मेरे प्यारे बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा v प्रोपोर्शनल टू k
और ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और बेटा रो की वैल्यू 0 है और आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 यानी कि केवल लैम्डा और जी रहेगा यानी लैम्डा और जी लैम्डा और जी लैम्डा और जी कट गया लैम्डा और जी यही तो आया तो स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर लैम्डा और जी आ जाएगा देखिए रो गायब हो गया जिसकी भी पावर होती है 0 वो चीज गायब हो जाएगी इसका मतलब आराम से हम यहां चेक करके भी निकाल सकते थे 15 का राइट आंसर है बेटा सेकंड तो हमारे फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो कि इजी हैं आराम से हमने कर लिए हैं आप सभी से मुझे ये उम्मीद है कि पेपर आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा डायमेंशन बड़ा हमारा इस तरीके का चैप्टर है कि आप लोगों को हर बार इसको एक बार रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि चीजें शॉर्टकट भी हमें पता चल जाएं तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले वाले सेशन में आगे का पेपर हमारे सर लोग करेंगे तो चलिए स्टार्ट करिए थैंक यू तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ ट्रू वैल्यू इज 3.678 सेंटीमीटर एंड मेजर्ड वैल्यूज आर 3.5 एंड 3.38 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो सबसे पहले आप क्या करिए एक्यूरेसी निकालिए जरा एक्यूरेसी ठीक है ट्रू वैल्यू आपको कितनी दे रखी है ट्रू वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 3.678 और मेजर्ड वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है एक जगह दे रखी 3.5 और एक आपकी आई है 3.38 ठीक है तो एक्यूरेसी के लिए अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे ठीक है मॉड में 3.678 माइनस 3.5 इसका डिफरेंस ले लीजिए ट्रू और मेजर का तो ये आपको दे देगा लगभग 0.178 के आसपास सिमिलरली अगर आप इसके लिए निकालना चाहोगे 3.38 वाले के लिए तो ये कितना आपको दे देगा 3.678 माइनस 3 ठीक है तो ये दे देगा आपको 0. लगभग 298 के आसपास ठीक तो इसमें कौन सी स्मॉलर वैल्यू है 0.178 वाली लेस एरर है 0.178 तो ये मोर एक्यूरेट होगा मतलब 3.5 वाला जो है आपका मोर एक्यूरेट होगा ओके चलिए अब प्रिसीशन के लिए चेक कर लेते हैं प्रिसीशन के लिए अगर आप चेक करोगे तो इसमें देख लीजिए एक तरफ है 3.5 और एक तरफ है 3.38 इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें 3 ठीक इसमें 2 इसमें 3 तो ये ज्यादा आपका प्रिसाइज होगा स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा वाला मैच करेगा 3.5 इज मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज नहीं 3.38 सेंटीमीटर इज लेस एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज बिल्कुल ठीक है सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है इन अ स्क्रू गॉज देयर आर 100 डिवीजन लीस्ट काउंट इफ द पिच इज 1 mm ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू कितना होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स ओके तो पिच कितनी है आपकी 1 mm ठीक है और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं 100 पावर के फॉर्म में आपको दे रखा है 10 की पावर 2 इसको ऊपर भेजोगे तो कितनी हो जाएगी 10 की पावर -2 ठीक mm मीटर में कन्वर्ट कर 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5 मीटर्स ओके ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट शो द फॉलोइंग थर्मोमीटर पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर आई होप आपको ये चीज पता होगी केल्विन क्यों तो केल्विन इज द करेक्ट which of the following is not a dimensionless quantity okay तो dimensionless का एग्जैक्ट मतलब क्या है अगर आप dimensionless की बात करते हो यहाँ पे dimension क्या m की पावर 0 ठीक है अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे स्ट्रेन क्या होता है बराबर तो ये आपका डायमेंशन लेस है एंगल आपको पता है डायमेंशन लेस होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पास ठीक है तो कड़े आएंगे तो कितना डायमेंशन लेस है ठीक है लास्ट है बचा कौन सा
प्लैंक कांस्टेंट, तो इसके लिए अगर आप देखोगे सीधी सी बात है 3 डायमेंशन लेस हो गए, तो यही आपका आंसर है। बट स्टिल हम देख लेते हैं, E इज इक्वल्स टू कितना होता है, H इंटू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू E अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन है ml की पावर 2 t माइनस 2 और फ्रीक्वेंसी है t माइनस, इसको जरा अगर आप ऊपर भेजेंगे, ठीक है, नहीं होगी कि हमें डायमेंशन मिल रही है, तो ये एक कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन है, ठीक है, तो बाकी 3 कैसी थी, डायमेंशनलेस। ओके, तो 4 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स टू 1, ठीक है, आपको क्या फाइंड, तो रिजल्टेंट के लिए अगर आपको ये पता हो आर मिनिमम, ठीक है, ये रेंज के फॉर्म में रहता है, आर मिनिमम कितना होता है, ए माइनस बी मैग्नीट्यूड वाइज में दे रखा है, आर मिनिमम आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम 3:1 के फॉर्म में, ठीक है, तो आर मैक्स कितना है फॉर्म में, ठीक है, ए प्लस बी, और आर मिनिमम कितना है यहाँ पे, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 3/1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 3a माइनस 3b, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 4b इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ से, a इज इक्वल्स टू 2b, ओके, तो ये आपका आंसर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 3 vectors a, b and c satisfy relation a dot b is equals to 0 and a dot c is equals to 0. a is parallel to, सबसे पहली चीज यहां पे क्या दे रखा है, a dot b is equals to 0, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में इसका मतलब जो a है वो परपेंडिकुलर टू b है, a वेक्टर परपेंडिकुलर, अगर आप देखोगे तो ये क्या दे रखा है, a वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, मतलब a वेक्टर पर, तो अगर डायग्राम के हिसाब से इसको ड्रॉ करने की कोशिश थोड़ा सा, तो ये आपका मान लो a वेक्टर है, ठीक है, और इसके लिए नीचे देखोगे तो ये आपका मान लो इधर साइड b वेक्टर हो गया और इधर साइड कोई c वेक्टर हो गया, ठीक है, ये b वेक्टर मान लिया और ये c वेक्टर, ये एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, ये एक प्लेन में होगा, ठीक, अब देखो बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हैं ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर कह रहा है क्या ए पैरेलल है सी के, बिल्कुल भी नहीं, ए सी के परपेंडिकुलर है इधर भी, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ए डॉट सी, देखो दोनों एक ही प्लेन में है और ए जो है, ठीक है, वो इस प्लेन के बाहर है, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं पॉसिबल होगी, ओके, क्रॉस सी, ठीक है, तो बी क्रॉस सी प्लेन के बाहर जाता हुआ मिलेगा, ठीक है, प्लेन के बाहर जाता हुआ, ठीक है, ये कोई मान लो एक वेक्टर निकला यहां से सी वेक्टर ए क्रॉस बी की वजह से, तो आप देख सकते हो ए सी के क्या है, पैरेलल, तो बिल्कुल ए क्या होगा, बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, आई होप इसमें कोई दिक्कत ना हुई हो आपको। नेक्स्ट, गिवन a is equals to 2i cap plus pj cap plus qk cap and b is equals to दे रखा 5i cap plus 7j cap plus 3k cap. If a is parallel to b then the values of, ठीक है, तो देखिए जब भी आप कंडीशन दी होती है ना, तो
रेशियो देख, तो जैसे यहाँ पे आई के लिए आपको दे रखा है ए वेक्टर है, तो ये हो गया 2i कैप प्लस, अगर आप देखोगे बी के लिए तो बी वेक्टर के लिए क्या होगा, 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस, तो यहां से आई के लिए पहले देखो, ठीक है, आई के लिए अगर आप यहां पे देखोगे ये आई 2/5 बराबर किसके हो गया, ये जे के लिए अगर हम देखेंगे तो p/7, ठीक है, और लास्ट में के लिए अगर आप देखोगे तो q/3, ओके। अब एक बार इसको इसके साथ ले लो और एक बार 2/5 को q/3 के साथ ले लो, ठीक है, ले लेते हैं इधर 2/5 बराबर कितना है ये p/7, ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा ये p की वैल्यू 14/5, क्या 14/5 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है p का, हाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड देखते हैं q की वैल्यू, तो इस वाले के बराबर कर लीजिए 2/5 बराबर करके ये कितना हो जाएगा q इज इक्वल टू 6/5, ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, इफ a इज परपेंडिकुलर टू b देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है, हमें रिलेशन इसमें चेक करना कौन सा वाला सही है। अगर a हमारा b के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर a आपका परपेंडिकुलर टू b है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये a डॉट b बराबर 0 होगा, बिल्कुल यही देखते हुए आ रहे हैं अभी पीछे, ठीक है, a डॉट b आपका 0 के बराबर होगा यहाँ पे, ओके। तो इसके बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो क्या लिखा है a क्रॉस b इक्वल टू 0, ठीक है, तो a क्रॉस b 0 का रिलेशन होगी, तो परपेंडिकुलर के लिए अप्लाई होता है, तो क्रॉस वाले में पैरेलल होता है, तो इस वजह से ये तो नहीं होगा। देन उसके बाद क्या, a डॉट a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये आप चेक कर लो जरा सेकेंड वाले को, a डॉट a प्लस बी, ठीक है, तो इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a डॉट बी, ठीक है, तो a डॉट बी क्या है 0 के बराबर, ओके, तो ये कितना बचा, केवल a स्क्वायर ही आपको मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स यही आपका आंसर। तीसरा वाला अगर देखना चाहोगे तो देख लो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी है, नहीं, a डॉट बी हमारा कितना है 0 के बराबर, तो ये तो होगा ही नहीं। और चौथा क्या लिखा है a डॉट a प्लस बी, सेम सेकंड वाले की तरह, जो कि a के बराबर है, हमने चेक कर लिया a स्क्वायर ही आ रहा है, ये तो सेकंड इज द, चलो अब क्या है, इफ b इज इक्वल सेम मैग्नीट्यूड पैरेलल टू a इज, कहीं यहां पे दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि कंसेप्ट मेरा जो है वो यूनिट वेक्टर का है यहाँ पे, तभी तो आप वेक्टर फाइंड कर पाओ, ठीक है, तो हमारा अगर यूनिट वेक्टर हम देखें तो a वेक्टर बराबर क्या होता है, ये है आपका यूनिट वेक्टर a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक। अब यहां पे आप क्या करोगे, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड से b का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, b कितना होगा यहां से, तो 3 4, बट स्टिल आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका अगर आप क्या करोगे मैग्नीट्यूड कोशिश करोगे तो ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 अंडर रूट में 25, तो ये दे देगा आपको 5, ठीक। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और पैरेलल हो a के, ओके, मैग्नीट्यूड 5 और पैरेलल हो a के, तो a के लिए अगर आप निकालोगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर तो ये कितना है आपको दे रखा आई कैप माइनस जे कैप, और इसका नीचे मैग्नीट्यूड ले लोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट में 2। अब सी वेक्टर यहाँ पे कोई एज्यूम कर लीजिए आप, ठीक है, एक सी वेक्टर कोई एज्यूम कर लेते हैं विच मस्ट बी पैरेलल टू ए वेक्टर, ओके,
तो यहाँ पे c है जो पैरेलल है a वेक्टर के, तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से c वेक्टर, ठीक है। 5 आपको दे रखा है बराबर 5 के, इनटू ये कितना हो जाएगा i कैप माइनस j कैप, ठीक है, बराबर √2। कौन सा फर्स्ट इज द, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। द वेक्टर सम इज परपेंडिकुलर टू देयर, अच्छा इसका नेचर देखना है। पहली चीज, एक फोर्स ले लो F1 और एक फोर्स ले लो F2, इनका वेक्टर सम, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, तो इसी का वेक्टर डिफरेंस F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, ठीक है। इसको मान लो x वेक्टर और इसको मान लो y, दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब क्या होगा x वेक्टर डॉट y वेक्टर बराबर 0, ये परपेंडिकुलर के लिए x वेक्टर डॉट y वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक। इसी को x वेक्टर की वैल्यू और y वेक्टर का F1 माइनस F2 जरा यहाँ पे पुट करके देखिए कितना आ रहा है, तो ये कितना होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट यहाँ पे F1 वेक्टर, ठीक है, माइनस का F2 वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज कहानी चल रही है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें आपको समझ में रही है, ठीक। देन उसके बाद क्या करोगे, अब डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से F1 वेक्टर इंटू F1 वेक्टर होगा, ठीक है, माइनस इंटू F2 वेक्टर, ठीक है, देन उसके बाद लास्ट में माइनस का F2 वेक्टर इंटू F2 वेक्टर, ठीक है। तो ये F1 F2 और ये F1 F2 तो कितना बचेगा, F1 का स्क्वायर यहाँ पे है ना माइनस का F2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब मैग्नीट्यूड वाइज कहानी हो रही है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा F1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 का स्क्वायर, ओके, F1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे कहानी होगी, ठीक है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या कह रहा है 26 क्वेश्चन, द रिजल्ट particular to A, also A in A and B, तो क्या कह, मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे है, ठीक, इसको मान लेते, मान लो B, ठीक है, इसको A और इसको B, ठीक। अब क्या कह रहा, परपेंडिकुलर टू, ठीक है, रिजल्टेंट C किसके, A के, ठीक है, ये जो कि परपेंडिकुलर है किसके, A वेक्टर के, ओके। देख सकते हो A और C के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, एंगल बिटवीन, तो देखो A और C, ये वाला एंगल भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये पूरा एंगल हमें लेना पड़ेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे A और C के बीच का एंगल 90 डिग्री है, आपको A और B के बीच में निकालना है, तो इसका मतलब 90 ये वाला भी प्लस ये वाला एंगल भी इसमें इंक्लूड होगा। क्या बात क्लियर है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो इस एंगल को हमने कुछ नाम दे दिया थीटा, और इसके अगर हम कंपोनेंट तोड़ना शुरू करें तो ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक b cos थीटा होगा, और इधर साइड क्योंकि थीटा के अलोंग है तो यहाँ पे कौन सा cos वाला कंपोनेंट, और इधर अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा b sin थीटा, ठीक है। तो ये b cos थीटा बराबर c के होगा, b cos थीटा बराबर यहाँ b sin थीटा हमारा a के बराबर आ जाएगा,
यहाँ पे दे मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको ए के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। तो बी कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, बी साइन थीटा बराबर ए। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को जरा डिवाइड कर दो, ए से ए कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, बी से बी हट गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपको क्या दे देगा, कॉट थीटा, और ए से ए कैंसिल होके यहाँ पे कितना आया 1। तो कॉट थीटा रखिएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि रेडियन में, ओके, पाई बाय 4। तो ये मेरा क्या आ गया, थीटा यहां से आ गया मेरा पाई बाय 4। अब मुझे क्या करना है, 90 प्लस ये वाला इंक्लूड करना है, तो 90 को रेडियन के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। अब दोनों को ले लो, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, एलसीएम के हिसाब से लोगे तो ये 4 होगा नीचे, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4 रेडियन। ऑप्शन नंबर बी इज द नेक्स्ट। अब ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC आर शोन। ठीक है, रिजल्टेंट आपको निकालना है, राइट। तो रिजल्ट, ये एक OC आपको दे रखा है, ठीक है, OC। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है ऊपर, OA। ठीक, पहले OB अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ OC और OA की बात कर रहे हैं। तो ये OC है और ये OA है। ठीक, ये R है, ये R है। ठीक, R और R कितना आएगा, ये बीच से निकलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं R√2। आया कैसे, ये भी देख लो। अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस ये वाला R स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2R स्क्वायर। R स्क्वायर को बाहर लोगे तो ये R√2 आपको मिलेगा। ठीक, ये क्या है, R√2 क्या निकल के आया, OC और OA का रिजल्टेंट। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर थे तो हमने निकाल लिया। अब सुनिए, ये हमने OC और OA के लिए निकाल लिया। अब OB की बात करें तो OB को अगर आप गौर करेंगे, OB को अगर आप गौर करेंगे, ठीक है, OB इसको हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे नीचे OB। ठीक, देखो OC का R√2, ठीक है, R√2 रिजल्टेंट और OB का एरो का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा यहां से R√2 प्लस R करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, OC OA का रिजल्टेंट और डायरेक्शन में, तो इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे तो R कॉमन ले लीजिए, ये कितना आएगा √2 प्लस 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P and Q is R. Resultant vector becomes perpendicular to P, then the magnitude 2। अच्छा, तो इसमें कॉल कर सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, मान लो ये एक केस 1 मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक केस 1 लेता हूँ, एक P वेक्टर है। ठीक है, P वेक्टर R है, P ये Q वेक्टर हो गया और रिजल्टेंट एक अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाएगा R। इनका एंगल मान लो यहाँ पे अल्फा है। ठीक, सपोज सकते हो स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या होगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक, लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम होल्ड करके रखते हैं जरा, यहाँ पे होल्ड कर दिया हमने। अब हम केस 2 देख लेते हैं। तो केस 2 मेरे से क्या कह रहा है,
केस टू के हिसाब से हो गया यहाँ पे, कहाँ गया, मतलब ये मान लो p वेक्टर है, ठीक ठीक है, और मैग्नीट्यूड जो है q का वो डबल कर दिया, मतलब 2q कर दिया है, ठीक। तो जो रिजल्टेंट है आपका, जो आपका रिजल्टेंट है यहाँ पे, रिजल्टेंट वो क्या है, परपेंडिकुलर टू p है। रिजल्टेंट जो है वो आपका परपेंडिकुलर टू p है, ठीक। तो इसको, इस रिजल्टेंट को हम r डैश कर लेते हैं क्योंकि यहाँ, ठीक। तो ये भी एंगल मान, तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो कितना होगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट 2q हो गया। यहां मेरे ख्याल से कहानी आपको यहाँ पे प्लस 2q, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, ये आपका परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर का मतलब r डैश इंटू p आपका कितना होना चाहिए, 0, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब यहां से अगर आप इसको फर्दर रिजॉल्व करते हो तो r डैश की वैल्यू जरा यहां पे पुट करो, p प्लस 2q इंटू p, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक। इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो p स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू कितना हो, 0 के बराबर। p स्क्वायर प्लस 2pq p2q हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अब ये इसको हम थोड़ा सा और खोलें डॉट प्रोडक्ट को, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक। यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, कॉस अल्फा के फॉर्म में निकालना है तो ये माइनस का p स्क्वायर अपॉन में 2pq, ठीक। p से एक p कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का p अपॉन 2q, ठीक है, ये आपका निकल के आ रहा है। अब इसी माइनस का p अपॉन 2q को यहाँ पे पुट कर दीजिए केस 1 के कॉस अल्फा में, तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू माइनस का p बाय 2q, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 2q से 2q कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा p और माइनस p, तो माइनस p स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, तो ये माइनस का p स्क्वायर और प्लस का p स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, तो r कितना आ गया, q के बराबर, ठीक है, r आपका q के बराबर आ गया, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक और अप्रोच से इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट अगर आप ऐसे भी कर लो या दूसरी कोई और अप्रोच आपको पता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने का मेरा पर्पस था, इस वजह से मैंने आपको इस मेथड से बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अ वेक्टर a व्हेन एडेड टू वेक्टर b 3i कैप प्लस 4j कैप यील्ड्स अ रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज द पॉजिटिव y डायरेक्शन एंड हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ b। क्या कहना चाह रहा है ये, एक वेक्टर a है जिसको आप ऐड कर रहे हो b के साथ, तो एक रिजल्टेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू r, ठीक है, दैट इज, अच्छा, इसका रिजल्टेंट जो होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो b के मैग्नीट्यूड के बराबर। अच्छा, तो b अगर आप रिजल्टेंट निकालते हो, सॉरी मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आएगा, 3 4, तो 5 आना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 5 के बराबर, ये y डायरेक्शन में को मिलेगा, ठीक। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ a, सपोज कोई a वेक्टर ले लो, लेट a वेक्टर आप ले लो यहाँ पे कोई एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप करके करो इसको, रिजल्टेंट कितना है 5j, ठीक है, रिजल्टेंट कितना है 5j, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी। a कितना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, और यहां पे प्लस b है, b कितना है आपका
क्वेश्चन में गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक, ये आया। अब क्या करेंगे, आई वाले कॉमन ले लो, जरा बाहर निकाल लो आई वाले, ठीक है। तो x प्लस 3, इधर से x इधर से 3, x प्लस 3i कैप प्लस यहाँ पे होगा y प्लस 4j कैप, ठीक। अब जरा कंपेयर कर लो, यहाँ पे x प्लस 3i कैप का कोई कंपोनेंट है क्या लेफ्ट में, नहीं है, तो x प्लस 3 कितना होगा, बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -3। सिमिलरली y के लिए देखो, y प्लस 4j कैप है और j कैप वाला कंपोनेंट लेफ्ट में दे रखा है 5 के बराबर, तो 5 हो गया, तो y कितना हो गया, 5 माइनस 4 1, ठीक। तो इसकी वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे i कैप प्लस yj कैप में, तो ये कितना आपको दे देगा, -3i कैप प्लस 1j कैप, ओके। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है a का, ठीक है। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस का 1 है, नहीं प्लस का 1 है, तो यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, √10, ठीक है, √10। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, ABCDEF is a regular hexagon with point O as center. The value of AB vector plus AC vector plus AD vector plus AE vector. Okay. देख लीजिए, कुछ इस तरीके से कुछ कहानी है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने बस फिगर को टिल्ट किया है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आंसर आपका एकदम सही आएगा। तो देख लीजिए जरा इसमें क्या करना है। AB के लिए अगर आप देखेंगे, AB वेक्टर के लिए, ठीक है, AB वेक्टर है ये AB वाला, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, AO प्लस OB, ठीक है, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, ओके। देन आप क्या करोगे, AC के लिए देखोगे, तो AC के लिए अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, AC, ठीक है, ये AC है। AC के लिए आप देखोगे तो AO प्लस OC आ जाएगा, AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर, ठीक है। देन तीसरा क्या दिया है, AD वेक्टर, AD वेक्टर A और D, ये वाला यहां से लेकर यहां तक के लिए AO प्लस OD, AO वेक्टर प्लस OD वेक्टर। देन AE वेक्टर के लिए देखेंगे, AE वेक्टर के लिए तो A और E किधर है आपका, इधर की ओर A और ये रहा E, तो इसके लिए कौन सा होगा, AE के लिए AO प्लस OE, ठीक है, AO वेक्टर प्लस OE वेक्टर, ओके। और फिर लास्ट क्या दिया हुआ है, AF वेक्टर, ठीक है, AF वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना, AF यहां से यहां तक के लिए, तो ये कितना होगा, OF, AO वेक्टर प्लस OF वेक्टर, ठीक है। ये अब समस्या ये है यहाँ पे कि अगर आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये OE कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, OE कैंसिल आउट हो जाएगा OB से, OC कैंसिल आउट हो जाएगा OF से, अपोजिट वाले से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल। लेकिन अगर आप बात करोगे कैंसिल करने वाला कोई OA नहीं है, एक OA वेक्टर और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, OA वेक्टर और जुड़ गया तो इसके साथ एक अपोजिट में AO भी आएगा, ठीक है, जो उसको कैंसिल आउट कर सके, OA और AO, अदर हमारे यहाँ पे OA हो गया, OB हो गया, O, तो बचेगा कितना, 1 2 3 4 5 6, आई होप दिक्कत नहीं हुई होगी। ऑप्शन नंबर 3। तो जय हिंद बच्चों, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट सर ने शुरू कराया है, न्यू लाइट ने शुरू किया है, तो उसके 30 क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन हो चुके हैं और आगे से हम लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए है क्वेश्चन नंबर 31। द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2 and 3 यूनिट whose direction are along the sides of an equilateral triangle in the same order is an angle of। तो देखिए पहले बनाते हैं।
एक पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो वेक्टर्स लगे हुए हैं उनके मैग्नीट्यूड ऐसे हैं। ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। दूसरा मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, और तीसरे मैग्नीट्यूड का वेक्टर 3 है। ये लगे भी उसी तरीके से हैं, along the sides of the in the same order है, ऑर्डर सेम है। देखिए ऐसे लेफ्ट टू राइट और सेम एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। अब इनको पूछ रहा है रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो पहले रिजल्टेंट निकाला जाए। तो देखिए ये वेक्टर किस तरीके से है। हमारे पास ये वेक्टर ऐसे हैं कि ये मेरे पास देखिए पहला वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर बनाया। इसके बाद दूसरा वेक्टर जो है यहां से, ये 120 डिग्री पर है। तो मैं दूसरा वेक्टर बनाने जा रहा हूं यहां से 120 डिग्री पर, लाइक दिस। ये मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, ये 1 है, ये 2 है। और तीसरा वाला वेक्टर यहां से 120 पे है, ये 3 पर है। तो मैं तीसरा वाला वेक्टर भी बनाता हूं। तो ये ऐसे आ गया, ये 3 यूनिट का वेक्टर हो गया। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये एंगल 120 डिग्री के हैं, ये भी 120 है, और ये भी बेटा 120 डिग्री। अब पहले हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे और फिर ये देखेंगे कि फर्स्ट वेक्टर के साथ वो कितना एंगल बनाता है। तो फर्स्ट वेक्टर यानी 1 न्यूटन वाला, तो ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है। मुझे इसके साथ एंगल निकालना है रिजल्टेंट का। तो इसको कई तरीके से अब रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कंपोनेंट करके निकाल लो तो सबसे अच्छा रहेगा। वैसे हम इसको ऐसे करेंगे कि यहां से एक शॉर्टकट अपना रहे हैं बेटा। यहां से 1, यहां से 1 और यहां से 1 मैंने कंसीडर किया। जैसे मैं इसको 2 को कंसीडर कर रहा हूं 1 + 1, और 3 को कंसीडर कर रहा हूं 1 + 2। तो बेटा 1 1 1 इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो बचेगा इधर 1 और इधर 2। ये 2 यूनिट का ये। तो थोड़ा सा मैंने एक जानता हुआ रिजल्ट निकाला। ये 1 इधर से 1 इधर से 1 ले लिया। तो 1 1 1 अगर 120 पे हो तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। तो यहाँ पे खाली 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा। अब देखो इनके बीच का रिजल्टेंट कितना होगा। अगर ये 1 1 होता, अगर ये 1 1 होता, ऐसे देखो, सपोज ये 1 1 होता, ये दूसरा कलर ले लेते हैं। अगर ये ऐसे 1 होता और ये भी 1 होता, तब तो बेटा ये इनके बीच में जाता, तो ये बीच का एंगल 120 डिग्री होता। लेकिन ये 2 ज्यादा है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाएगा, और ये एंगल 180 से ज्यादा होगा इस डायरेक्शन में। तो 180 से ज्यादा खाली एक एंगल है,
210 और इसका आंसर 4 हो जाएगा। मैंने क्वालिटेटिव इसको किया है और हमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। आपका जो सॉल्यूशन है उसमें बाकायदा इन्होंने क्या किया है, ट्रेडिशनल वे है। इसको लिख दिया है 1i, इसको लिख दिया है 2 cos 120i प्लस 2 sin 120j, मतलब रिजॉल्व करके रिजल्टेंट निकाल करके फिर आंसर निकाला है। आप उस वे से भी कर सकते हो। हमारा काम है क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा करके बताना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। ये एक थ्योरी का फैक्ट है, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है सपोज ए और इसके हेड पे दूसरा वेक्टर है बी और ये रिजल्टेंट है ए प्लस बी। तो बेटा आपको मालूम है कि ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो हमारे पास मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू हमेशा ऐसे चलता है, मॉड ए प्लस मॉड बी, ट्रायंगल की दो साइड का सम, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। ये तो बेटा यहां तो उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत है और ये सही है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। और यहां पे ए माइनस बी आ गया है तो उसका भी बता दे, ए माइनस बी कैसे बनता है। ए माइनस में भी वो भी थर्ड साइड होती है ट्रायंगल की। अगर आप जैसे ये वेक्टर ले लें ए और ये बना दें बी, ये देखिए ये बना दिया मैंने बी और इसको मिला दीजिए तो ये ए माइनस बी है। तो यहां पे भी वही होगा बेटा, मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू हमेशा मॉड ए माइनस बी से बड़ी होगी। तो सेकंड वाला इसमें सही है, इसको ऐसे फैक्ट को याद कर लीजिए, ये कभी भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है 33 नंबर। बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन उतना बड़ा है नहीं, सॉल्यूशन कुछ ज्यादा ही बड़े दिए गए हैं। कहते हैं कि दो फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन है और एक पी न्यूटन है। पी मालूम नहीं है हमें। क्षैतिज बल है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगे हुए हैं, इसको जमीन पर फैला हुआ मानिए। और पी वाला जो फोर्स है ये नॉर्थ डायरेक्शन से 30 डिग्री ईस्ट की ओर पूर्व की ओर लग रहा है। जानते हैं ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है। तो ये पी वाला नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की ओर, और 10 न्यूटन वाला वेस्ट साइड में है इस तरह। और इनका रिजल्टेंट इस तरफ है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दो फोर्सेस हैं, एक पी है और एक दूसरा 10 है। 10 वाला वेस्ट की तरफ है, पी वाला 30 डिग्री पी की डायरेक्शन दिया है और इनका रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास नॉर्थ की ओर है। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि देखिए क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट कर देते हैं। इधर हो जाएगा P sin 30
और इधर की ओर हो जाएगा P cos 30। तो बेटा क्योंकि रिजल्टेंट नॉर्थ की ओर है तो दोनों ईस्ट और वेस्ट वाले फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो P sin 30 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो P इंटू 1/2 बराबर 10 हो जाएगा। तो P बराबर 20 हो गया, नंबर 1। अब रिजल्टेंट क्या बचा? P cos 30 रिजल्टेंट बचा। तो रिजल्टेंट बराबर P cos 30। तो P है 20 और cos 30 होता है √3/2। तो आंसर आ जाएगा 10√3 न्यूटन, यानी फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन था, लंबा भी नहीं था, लैंग्वेज लंबी थी, करने में लंबा नहीं था। अब कुछ ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। पार्टिकल जिसकी स्पीड 50 है और वो 0.21 से 95 की ओर जा रहा है, तो कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट है 21 और दूसरा पॉइंट है 925। तो एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और इसकी स्पीड 50 है। तो ये मान लो ए बी है। तो पहले हम बेटा ए बी वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर ए बी लिखेंगे। तो ए बी वेक्टर लिखना बहुत इजी है। 25 - 1 24i और प्लस 9 - 2 7j। मैंने वेक्टर ए बी लिख दिया। 25 - 1 i, नहीं गड़बड़ हो गया, हमने जे वाला गड़बड़ कर दिया। 9 - 2 i, एक्स कोऑर्डिनेट है ना i, प्लस 25 - 1 j। तो ये हो जाएगा 7i प्लस 24j। अब वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? तो वेलोसिटी वेक्टर बेटा उसका मैग्नीट्यूड तो 50 है क्योंकि ये दिया हुआ है, और हमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7i प्लस 24j और डिवाइडेड बाई √24² प्लस 7²। अब आप देखिए इसमें अगर हम निकालें 24 का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? एक्चुअली 24 इंटू 24 तो 4 चौको 16, शायद 576 होता है। 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, तो ये 6 हो गया। 9 8 17, हाँ 576 होता है, 576। और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 9 और 6 15 और ये 625 आ गया, तो मतलब ये 25 है। तो 50 और 7i प्लस 24j और इसका मैग्नीट्यूड 25 है। तो ये 25 से ये 2 कट जाएगा। अब ये सेकंड वाला आंसर आ जाएगा 2 × 7i प्लस 24j। चलिए ठीक है। किसी वेक्टर को मैक्सिमम कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? तो कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि किसी वेक्टर के हम कुछ पार्ट्स करें और उनका रिजल्टेंट उस वेक्टर के बराबर हो।
तो हम चाहे जितने कंपोनेंट में तोड़ दें, जैसे ये पेन है तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, इसके कुछ टुकड़े करो, उनको जोड़ दोगे तो पेन बन जाएगा। तो ये तो मेरा मन है ना, मैं 2 में तोड़ूं, 3 में तोड़ूं, 4 में जोड़ूं। फिर 3 वाला क्या चक्कर है, कई जगह इसका आंसर 3 दिया रहता है। तो अगर हम ये कह दें, इस लैंग्वेज को बदल दें, हम कह दें मैक्सिमम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, MUTUAL, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। लिख नहीं रहा है इंडिपेंडेंट, तब आंसर 3 हो जाएगा। एक एक्स वाला, एक वाई वाला, एक जेड वाला। और अगर इंडिपेंडेंट नहीं लिखा है तो मैक्सिमम तो आप किसी भी चीज को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये क्वेश्चन अब काफी कॉमन हो गया है। ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसकी वैल्यू होती है ए डॉट बी कैप। अगर तुम्हें ए का प्रोजेक्शन बी पर चाहिए तो ए डॉट बी कैप। तो इसको ऐसे लिख दो, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। अब हम मॉड ऑफ बी निकालते हैं, मॉड ए डॉट बी निकालते हैं। 2 और 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, और 2 इंटू 1 फिर 2 हो गया, और डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √6 ये आ गया। तो 10/√6 आ रहा है। अब आप ऐसा करिए कि √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा। 10√6 अपॉन 6। अब इसको 2 से काट दीजिए, 5 और ये 3, तो 5/3 √6 ये मेरे पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36, 5/3 √6। गुड। For any two vectors A and B, we always have। तो मेरे पास A डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। और बेटा चूंकि कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, तो हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू ए डॉट बी से हमेशा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से हमेशा छोटी ही रहेगी या बराबर हो सकती है। ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू ही हमारे पास ए मॉड बी होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैथमेटिकल जाना चाहते हो तो मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकालना है, 2i प्लस जे प्लस 3k और b बराबर 5i 3i प्लस 5j। तो पहले तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, i j और k, और 2 1 और 3, और 3 5 और -2। तो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये है कि पहले i वाला कोफिशिएंट, तो -2 -15 i कैप, और अब j के लिए तो -4
-9 और यहां माइनस लगाते हैं और प्लस अब k के लिए तो 10 - 3 k कैप। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, तो ये आ जाएगा -17i और +13j और +7k। अब हमें इसका मॉड चाहिए, तो √ -17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, ये आया। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 13 का होता है 169 और 7 का होता है 49। अब 9 9 9, अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। तो 9 9 9 27, 2 हो गया। और अब सेकंड डिजिट को जोड़ो, तो 4 2 6 6 12 और 12 और 8 20, तो 0 आ गया, 2 आ गया। अब थर्ड डिजिट को जोड़ो, 2 1 3 2 5, √507 थर्ड आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। 39 में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, a + b के भी परपेंडिकुलर हो और a - b के भी परपेंडिकुलर हो। तो पहले तो निकालो a + b है कितना। पहले हम निकालेंगे a + b कितना है। तो कलर बदल देते हैं जिससे मिक्सअप ना हो। तो a + b यानी a और b को जोड़ो, तो 2i 3j और 4k, 2i + 3j और +4k, ये आ गया। अब हम a - b भी निकालेंगे और a - b में घटाएंगे तो i से i कैंसिल हो जाएगा और j में से 2j घटाएंगे तो -2j आ जाएगा और k में से 3k घटाएंगे तो -2k आ जाएगा। तो पहले हमने a + b और a - b दोनों निकाल लिया है। अब a क्रॉस b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका वही है, i j k 2 3 और 4 और 0 -1 और -2। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो i का कॉफिशिएंट हो जाएगा -6 + 4, 3 दूनी -6 और माइनस, तो 4 × -1 तो +4 हो जाएगा i। अब j वाला लिखेंगे तो -4 और ये तो 0 हो गया, -0 -j और +k वाला लिखेंगे तो -2 तो ये एक ऐसा वेक्टर आ गया, -2i और +4j और -2k। तो -2i + 4j और -2k ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि दोनों a + b और a - b के परपेंडिकुलर है। अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है। -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √24, √24 और ये आ जाएगा 2 √6। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, तो इसको डिवाइड कर दो, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हो जाएगा -2i, एक ये वेक्टर है
जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, और यूनिट वेक्टर के लिए हम इसके मैग्नीट्यूड यानी 2√6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा -I/√6 प्लस 2J/√6 अपॉन -K/√6। तो कोई आंसर मिल रहा है? पहले वाला मिल रहा है शायद, हाँ पहला वाला है, तो 39 का आंसर फर्स्ट आ गया। अब एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स दी गई हैं, ए और बी दी गई हैं। तो आपको मालूम है कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो अगर हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ले लें तो मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाता है। तो पहला काम हम ये लेंगे, ये इस वेक्टर को निकालेंगे, आई जे और के कर दिया है, ए क्रॉस बी तो 3, 1 और 4, और 1 -1 और 1, ये वेक्टर निकल आया है और इसका मॉड ले लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट इधर बहुत ज्यादा करा दिया गया है। चलिए, अब आई का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 + 4 यानी 6i हो जाएगा। अब आप जल्दी से कर सकते हैं। जे के लिए 3 - 4 यानी +j हो जाएगा, और के के लिए -4k हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट पहले ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने गलत लिया क्या? आई का कॉफिशिएंट 1 + 4, हाँ ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5i + j - 4k। अब इसका मुझे मॉड ले लेंगे तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो मॉड वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, और -4 का स्क्वायर 16। तो 25 और एक 26, 26 और 6 हो गया 34, तो 84 अंडर 26 और 16, हाँ तो 6 6 12, 26 और 16, 6 6 12 42 √42। ये पैरेललोग्राम का एरिया है। अगर कभी कहा जाए कि ट्रायंगल का एरिया बनाओ तो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा कर देना, तब भी इजीली हो जाएगा। ये एक जो डायरेक्शनल कोसाइन है, तो इसके ये 3 फॉर्मेट हैं। जैसे ये तो सबको याद है, ये तो होता ही है, ये तो आपको पढ़ाते समय सर लोगों ने भी बता दिया होगा, सभी लोग बताते हैं। और इस पे 2 क्वेश्चन आते हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ये हमें मालूम है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। ये तो सब लोग बताते हैं। तो इसको फॉर्मेट बदल लेते हैं। इसको लिख दिया 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख दिया 1 - साइन स्क्वायर बीटा, और इसको लिख दिया 1 - साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। ये हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से आता है, हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये 3 हो गया और उधर 1 हो गया, तो साइन बदल दो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस हो जाएगा, साइन बदल दे रहे हैं सबका,
ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को घटा दो तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा बेटा कॉस 2 अल्फा। और सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा कॉस 2 बीटा, और इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा कॉस 2 गामा, और इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 बन जाएगा। तो ये एक तरीके से तीनों ही सही हैं, यानी फोर्थ वाला आंसर सही होगा, ये तीनों सही। चलिए नेक्स्ट में आइए। ये बहुत ही सिंपल सा है, इनके बीच का एंगल निकालना है तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ये सदिश ए है और ये बी है, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, और ये 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, और ये भी माइनस 1 इंटू 1, तो ये भी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, तो माइनस 1/3 आ गया कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/3, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए। सुमेलित करना है और ये तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो कम्यूटेटिव है, किससे मिलेगा, तो सी वाला कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी कम्यूटेटिव होता है। और अभी पिछले क्वेश्चन में आया था मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू दिस होता है, तो हमारे पास ए विल मैच विद एस, तो ये सभी एस दिए हुए हैं, एंड सी वाला आया है मेरे पास, जो जो किए हैं ये पी है, तो सी वाला पी है और बाकी किसी में पी नहीं है, तो फर्स्ट हो गया सही, बाकी अपने आप मैच कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आई और जे यूनिट वेक्टर्स हैं, चलिए मान लिया, एंड व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे along the direction i plus j and i minus j। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और उसमें आप मान लीजिए कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं i प्लस जे, तो मेरे पास लिख देंगे कि जो कंपोनेंट्स होंगे, सपोज i प्लस जे के अलॉन्ग कंपोनेंट लैम्डा है और i माइनस जे के अलॉन्ग कंपोनेंट म्यू है, तो मेरे पास लैम्डा i प्लस जे अपॉन अंडर रूट 2 प्लस म्यू i माइनस जे अपॉन अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा 5i माइनस जे। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर्स को लिख सकते हैं। अब i और j के कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई अंडर रूट 2 प्लस म्यू बाई अंडर रूट 2 बराबर 5 हो जाएगा, और j का कोफिशिएंट करो तो लैम्डा बाई अंडर रूट 2 माइनस म्यू बाई रूट 2, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। अब आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे।
इन दोनों को जोड़ दीजिए, लैम्डा बाई रूट टू, तो 2 लैम्डा बाई रूट टू बराबर, ये तो कट गया, 5 माइनस 1 यानी 4 हो गया, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2√2। म्यू भी निकाल सकते हैं सॉल्व करके, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही आंसर में 2√2 है, तो सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। आप घर पे प्रैक्टिस करिए तो डेफिनेटली म्यू भी लिख दीजिए और एक्सप्रेस कर लीजिए। एग्जाम में टाइम कम रहता है, एक मिल गया और बाकी किसी में नहीं है तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आइए, और ये एनसीईआरटी का है, ये थर्ड वाला इसका सही है। देखो स्केलर क्वांटिटी हमेशा कंजर्व रहे कोई जरूरी बात नहीं है। एग्जाम्पल से सोचो, जैसे स्केलर क्वांटिटी एनर्जी है, तो एनर्जी हमेशा थोड़ी कंजर्व रहती है, तो ये डिफिनीशन नहीं है। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अनदर इन स्पेस, नहीं, बदलता भी है। ये चीज थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन की लाइन है, तो वो हम लोगों ने कर लिया है। तो बेटा आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट था, अगर आपको कुछ और इसमें पूछना है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो यू कैन कमेंट और हम लोग उसका डेफिनेटली आपको आंसर देंगे। तो ऑल दी बेस्ट बच्चों, बेटा, थैंक यू।